Hello, my dear student of class 8th. Good morning to all of you. Today I am going to teach you science chapter first, crop production and management. So ready to start reading? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फर्स्ट चैप्टर के पहले हम लोग कंटेंट को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग आखिर पढ़ने वाले क्या हैं. ओके. तो इसके कंटेंट पे जब हम आते हैं तो कंटेंट में हम देखते हैं कि हम लोग क्रॉप के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. क्रॉप सीजन, कौन कौन से सीजन में कौन कौन से क्रॉप होते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं. उसके बाद एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, देन बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो हमारा इस फर्स्ट चैप्टर में पहला जो हम लोग का टॉपिक होता है वो हमारा है क्रॉप. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ क्रॉप. तो आप नॉर्मली इस बातों को आप समझ ही रहे होंगे कि ऐसा कोई प्लांट्स होता है जो क्या किया जाता है, एक लार्ज नंबर में ये फील्ड में क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा. किस लिए आप ग्रो करते हैं, तो उससे आप यूजफुल प्रोडक्ट क्या करने के लिए, गेन करने के लिए. तो द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज क्रॉप. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और इसका आप नोट्स बना लीजिए. ओके. और जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में शेयर करिए. बाकी मैं आपको इस चैप्टर का जैसे ही ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा देन आपके सारे क्वेश्चंस मैं इसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके. तो आप निश्चिंत हो जाइए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आप लोग इस कोरोना के कहर से बचने का इसको आपको एक गोल्डन चांस मिला हुआ है. आप इसका फ़ायदा उठाइए, घर में बैठ के आप लोग अच्छे से पढ़िए. ओके. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा होता है क्रॉप सीजन. ओके. सॉरी, पहले हम लोग क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि आप क्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे. तो हमारे यहाँ बहुत सारे क्रॉप्स क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं. जो फार्मर्स इसको ग्रो कराते हैं इन सारी चीज़ों को. तो पहली हमारी कैटेगरी है सीरियल क्रॉप्स, जिसमें हमारी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं वीट, पैडी, बार्ली, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सीरियल क्रॉप्स. पल्सेज कुछ हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम, जिसको आप क्या नॉर्मली क्या बोलते हो, चना, पी, मटर, बीन्स, इन सब चीज़ों को आप समझ ही रहे होंगे. कुछ आयल सीड्स जैसे मान लीजिए कि मस्टर्ड, कैबेज, स्पाइनच. ओके. कुछ वेजिटेबल्स हो जाएंगे, ये जो मैंने बताया. फ्रूट्स, ग्रेप्स, बनाना, गुआवा, मैंगो, ये सारे चीज़ें क्या हैं, ये सारे ही चीज़ें क्रॉप्स हैं. तो नॉर्मली इस बात को आप समझ रहे हैं कि इन क्रॉप्स को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए इनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, सीजन होता है. ओके. तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉप सीजन. ओके. तो इसको हम लोग देखते हैं. तो नॉर्मली इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं कि कोई एक ऐसा क्रॉप जो होता है जो रेनी सीजन मीन्स ड्यूरिंग समर सीजन में वो अच्छा ग्रो करेगा, बट वही विंटर सीजन में अच्छा ग्रो नहीं करेगा. कुछ अनेदर क्रॉप्स ऐसे होंगे जो विंटर सीजन में अच्छा ग्रो करेगा बट रेनी सीजन में ऐसा नहीं करेगा. तो इस बात को हम लोग समझने के लिए बेस्ड ऑन सीजन इन इंडिया, based on season in India, there are two main crops season for cultivating crops. For example, these are rabi crops and kharif crops. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रॉप्स की क्या होगी, दो टाइप्स होगी. पहली टाइप्स क्या है, रबी क्रॉप्स, और दूसरी टाइप्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स. तो इसको वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं. तो फर्स्ट आपका हेडिंग हो जाएगा रबी क्रॉप्स. अब इसको समझते हैं कि व्हाट इज रबी क्रॉप्स. तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ रबी क्रॉप्स. ओके. तो ये जो रबी क्रॉप्स होता है, ये इसको आप नॉर्मली समझ रहे होंगे कि ये विंटर सीजन मीन्स अक्टूबर
एंड नवंबर में इसे क्या की जाती है, सोइंग की जाती है। और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है कब, मार्च या अप्रैल तक इसको हार्वेस्टेड कर दिया जाता है। ऐसे क्रॉप्स को आप क्या बोलोगे, रबी क्रॉप्स। फॉर देखिए जैसे कि दिस क्रॉप्स आर सोन इन बिगनिंग ऑफ विंटर, मतलब ये हुआ आई मीन्स बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, एंड हार्वेस्टेड मार्च और अप्रैल में ये क्या कर दिए जाते हैं, कट कर लिए जाते हैं। ऐसे क्रॉप्स को आप क्या बोलोगे, रबी क्रॉप्स। एंड इस बात को भी ध्यान में रखोगे कि दिस क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन, और ये जो क्रॉप्स होते हैं मानसून रेन पे क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए वीट, बार्ली, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड, ओके, पीज, ग्राम, इन सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स। तो आइए देखते हैं व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स। तो जैसा कि आपने देखा कि जो रबी क्रॉप्स था उसको कब सोइंग की या किया जा रहा था, अक्टूबर नवंबर, और हार्वेस्टेड कब किया जा रहा था, मार्च अप्रैल तक। वैसे ही ये जो खरीफ क्रॉप्स होता है इसकी जो सोइंग बिगनिंग स्टार्ट होती है वो जून एंड जुलाई में, और इसको हार्वेस्ट कब कर लिया जाएगा, सितंबर और अक्टूबर में। इसको हम लोग देखते हैं कि दिस क्रॉप्स आर सोन, ओके, दिस क्रॉप्स आर सोन इन बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन बिटवीन जून एंड जुलाई, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके, एंड हार्वेस्टेड बाई सितंबर एंड अक्टूबर। दिस क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन्स फॉर ग्रोथ, और ये जो क्रॉप्स होते हैं ये मानसून रेन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल पैडी, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन etc। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ओके, अब थोड़ी सी 2 पॉइंट्स आप और भी ऐड कर लेंगे इसमें। आप एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर किसे बोला जाता है, तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, मीन्स कृषि। अब एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, कृषि किसे बोलेंगे, एक बड़े नंबर पे क्या किया जाता है, लार्ज स्केल पे जब प्लांट्स क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर। एक और भी पॉइंट आप ऐड कर लेंगे, हार्टिकल्चर किसको बोला जाएगा, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो इसको आप बोलेंगे हार्टिकल्चर। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे आप, जब आपके प्लांट्स क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, तो उसको आप क्या करते हो, कटिंग करते हो। तो द टूल्स विच आर यूज्ड इन कल्टीवेशन, मीन्स काटने में जो यूज किया जाता है, ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो आप यहाँ तक आप नोट करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर। अब आइए हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। ओके, कि क्या ये हो सकता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज़ को देख रहे हो कि जितने सारे जो हमारे क्राफ्ट्स होंगे तो उसकी कल्टीवेशन के लिए जो भी चीज़ें आप करते हो, मीन्स उसकी कटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, सोविंग के लिए, प्लाविंग जो होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमारी क्या होगी, प्रैक्टिसेज हो गई। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। तो आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, कि हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ओके, तो इसको हम, तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल में ये जो है कल फर्स्ट स्टेज है एग्रीकल्चर का। ये क्या है, फर्स्ट, कि आपको पहले क्या करना होगा, सोइल की प्रिपरेशन करनी होगी। सोइल के प्रिपरेशन के लिए देखा जाता है कि उसमें आप क्या करते हो, खेत प्लाविंग करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको डिगिंग करोगे, लेबलिंग करोगे, फिर उसमें मैन्योरिंग होगा। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस की जाती हैं, किस लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो आइए देखते हैं कि यह है क्या। तो दिस इज़ द फर्स्ट इसेंशियल स्टेज ऑफ कल्टिवेटिंग एनी क्रॉप प्लांट्स। प्रिपरेशन ऑफ सोइल इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप्स, प्लाविंग, डिगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। प्लाइंग मतलब आप उसमें सिंचाई करते हो, फिर उसकी क्या की जाती है,
या तो ट्रैक्टर के या पहले जो बैल वैल यूज कर लिए जाते हैं, ओके। उसके बाद उसको लेबलिंग करते हो, और लेबलिंग करने के बाद फिर उसमें मैन्योरिंग, जो कुछ ऐसे जो होते हैं, जो कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं और कुछ एलिमेंट, तो आप उसमें फिर मैन्योर छिड़कते हो। तो आइए हम देखते हैं कि वन बाय वन करके इन सारे ही टर्म्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है, ओके। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ प्लाउइंग और डिगिंग, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोयल इज कॉल्ड प्लाउइंग। उसको आप क्या बोलते हो? प्लाउइंग बोलते हो। तो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लाउइंग, इसको दोनों बोला जा सकता है। दिस इज डन बाई यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लाउ, जिसको आप अपने घरों में देखे होंगे, आपके खेतों में होते हुए, ओके। तो अब हम लोग आगे देखते हैं लेबलिंग। इसका जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है? लेबलिंग। तो आइए देखते हैं व्हाट। तो देखते हैं लेबलिंग। तो अब देखते हो कि जब आपकी सोयल क्या की जाती है, जब सोयल प्लाउ की जाती है, जब वो क्या होता है? ड्राई सीजन में। तो जब प्लाउ किया जाता है तो देखते हो कि उसमें से बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े से बिग बिग ब्रेक होके क्रम्स निकलते हैं। उसको क्या करना होता है? उस क्रम्स को क्या करना होता है? और ब्रेक करना होता है, बिल्कुल। तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लॉन्क और आयरन लेवलर, जो आप यूज़ करते हो। तो द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज एरीगेशन। तो अब वो आपका फील्ड एरीगेशन के लिए क्या हो जाता है? प्रिपेयर्ड हो जाता है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद ये एक सेकेंड, ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैन्योरिंग। व्हाट इज मैन्योरिंग? तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मैन्योरिंग। तो मिक्सिंग सोयल विथ मैन्योर, मिक्सिंग सोयल विथ मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। जब आप करते क्या हो कि सोयल में क्या मिक्स करते हो? मैन्योर को, कोई भी मैन्योर ले लीजिए, जैसे नेचुरल फर्टिलाइज़र में, जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में क्या होती है, काऊ या बफेलो होती है। तो सपोज मान लीजिए कि काऊ है, तो उसकी जो काऊ डंग को स्टोर कर दिया जाता है, फिर आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज्ड हो जाता है, और डिकम्पोज्ड होके वो क्या बन जाता है? नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाता है, जिसको हम क्या करते हैं? अपने खेतों में ले जाके स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि मिक्सिंग सोयल विथ मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। उसको क्या बोलोगे? मैन्योरिंग बोलोगे, ओके। आइए और देखते हैं। मैन्योर इज यूजुअली ऐड टू द सोयल बोथ बिफोर एंड आफ्टर टाइलिंग, मीन्स प्लाविंग से पहले या उसके बाद ये मैन्योर क्या किया जाता है? स्प्रिंकल कर दिया जाता है। एडिंग मैन्योर बिफोर प्लाविंग हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सोयल। तो अब ये जो मैन्योरिंग की जाती है, जो आप नेचुरल फर्टिलाइज़र अपने खेतों में क्या करते हो? स्प्रिंकल करते हो। तो ये या तो प्लाविंग से पहले या प्लाविंग के बाद, दोनों स्टेप में क्या करते हो? इसको स्प्रिंकल करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है वो है सोविंग। व्हाट इज सोविंग, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सोइल इज कॉल्ड सोविंग। मतलब जब आप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप सीड को क्या करते हो? सोइल के अंदर क्या करते हो? सीडिंग कर देते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? सोविंग बोलोगे, ओके। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। अब ये सोविंग के बहुत सारे हमारे पास क्या हैं? मेथड हो सकते हैं। सोविंग के क्या हैं? बहुत सारे मेथड हैं। तो अब इसमें देखते हैं। सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ 3 मेथड डिस्क्राइब बिलो। पहली जो मेथड है वो हमारा क्या है? ब्रॉडकास्टिंग है। तो अब इस ब्रॉडकास्टिंग में करते क्या हो आप कि द सोविंग ऑफ सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। आप अपने हाथों से उस सीड को क्या करते हो? मैनुअली सोयल में सोविंग कर देते हो। तो इसको क्या बोला जाता है? ब्रॉडकास्टिंग, ओके। तो सीड्स आर सोन मैनुअली बाय डायरेक्टली स्कैटरिंग them into the soil. This process is called broadcasting, okay.
उसके बाद जो सेकंड हमारा है ये है सीड ड्रिल्स। अब सीड ड्रिल्स क्या है? तो द अदर मेथड टू यूज अ सीड ड्रिल्स, अ सिंपल सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ आयरन ट्यूब विथ इज फ्यूनल एट द टॉप ऑफ अटैच टू द प्लाउ, जिसको आप यूज़ करते हो। अभी इसका डायग्राम अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, यही आपका सीड ड्रिल है। इससे क्या की जाती है? सेकंड जो सोविंग का तरीका है, मेथड है, वो इससे आप करते हो। इसके बाद एक टॉपिक इसमें आपका आ गया ट्रांसप्लांटेशन। अब ये देखिए कि व्हाट इज़ ट्रांसप्लांटेशन, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो देयर आर सर्टेन क्रॉप्स लाइक पैडी and some vegetables for which seeds are not directly sown in the field and then the seeding are transferred to the main field. This process is known as transplantation. ये ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है आखिर? जैसा कि आप देखते हो पैडी पैडी की जब खेती की जाती है तो इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे खेतों में एक छोटा सा नर्सरी बना दिया जाता है। उस नर्सरी में ये जो पैडी के सीड होते हैं उसमें वो स्प्रिंकल कर दिए जाते हैं, फिर वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। उनकी जो साइज़ अब क्या बताएं, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर हम उसको अपने हैंड के द्वारा उसको क्या करते हैं, अपने खेतों में फिर क्या करते हैं, सोविंग करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ मैन्योर। ओके सॉरी, हम देखते हैं पहले मैन्योरिंग। अब देखते हैं अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि आप अपने खेतों में क्या करते हो, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्यों आप ऐड करते हो, क्यों छिड़कते हो, इसका क्या रीज़न है। तो इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आप समझते हो कि जो हमारे क्रॉप्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो आइए समझते हैं। तो क्रॉप्स एब्जॉर्ब वेरियस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल थ्रू देयर रूट्स, वो अपने रूट्स के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं, मीन्स ऑब्जॉर्व करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये उन क्रॉप्स को क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी होता है। तो द replenishment is done by adding manures and fertilizers to the soil. This process is called manuring. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो मैन्योर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये जो मैन्योर हैं ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो आइए आप इससे देखिए। तो मैन्योर्स आर नेचुरल, मैन्योर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्टेज एंड प्लांट्स रेसिड्यू। ओके, दे सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये जो होते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पोषक एलिमेंट को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। एंड ह्यूमस, ह्यूमस आप समझ रहे होंगे। ओके, टू द सोयल एंड मेक इट फर्टाइल, और उसको क्या करता है, फर्टाइल बनाता है। तो मैन्योर्स आर ऑफ द थ्री काइंड्स, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। तो आइए हम लोग इसको वन बाय वन करके समझते हैं। अब देखते हैं कि फार्म यार्ड मैन्योर किसे बोलेंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, मीन्स काउ डंग, ऐसा समथिंग, यूरिन समझना, स्ट्रॉ, लीव्स एंड अदर फार्म यार्ड वेस्टेज, ये सारे ही हमारे क्या हैं, फार्म यार्ड मैन्योर में आएंगे। नेक्स्ट है जो हमारा कंपोस्ट, इसको भी आप समझ रहे होंगे। इट इज़ द मैन्योर obtained बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, सीवेज वेस्ट etc. ओके, इसको आप यहीं तक नोट करोगे। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट इज ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर इज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट, ये लेगुमिनस प्लांट होता है लाइक गेवर एंड सनहेम्प। दिस प्लांट्स आर ग्रोन एंड प्लाउड बैक इनटू द सोयल, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। ओके, अब आप अपने खेतों में क्या किए, मैन्योर स्प्रिंकल कर लिए, मीन्स फर्टिलाइजर्स पे स्प्रिंकल कर लिए। तो इनका क्या एडवांटेज है,
आइए देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ मैन्योर? तो इट इनरिचेज द सोइल विथ न्यूट्रिएंट्स, ये सोइल की न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है और बढ़ाता है। ओके। इट ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सोइल विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोइल। अब ये ऑर्गेनिक जैसे ही आप मैन्योर्स को क्या करते हो, स्प्रिंकल करते हो, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से क्वालिटी ऑफ सॉइल भी क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। ओके। इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल में आप समझते ही हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होता है, एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। ओके। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अब जैसे ही ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, जो वो फार्मर्स कि क्या बोले जाते हैं, फ्रेंड बोले जाते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए क्या बोला जाता है थोड़ा, तो ये उनकी नंबर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव एंड मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ सोइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस चीज़ को आप कॉपी कर लो। ओके। नेक्स्ट, अब देखते हैं व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्टिलाइज़र जो होता है ये मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये भी बात याद रखना कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ओके। विच सप्लाइज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सोयल। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र आर NPK। अब यहाँ पे आपको ये बातें याद रखना होगा कि यहाँ पे जो N का मीनिंग होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। P का मतलब क्या होता है, फास्फोरस। एंड K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। ओके। NPK मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ओके। अब आइए देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव बिकम पॉपुलर विथ फार्मर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि ये जो मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स होते हैं ये वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाता है, और इजीली ये सोइल के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और जो प्लांट्स होते हैं उसको इजीली ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर आल्सो ईजी टू स्टोर एंड हैंडल। और ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ओके। तो अब आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र्स के कुछ एग्जांपल क्या हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली यूज फर्टिलाइज़र्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का यदि फार्मूला आप लिखने के लिए बोला जाए तो NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा है सुपर फास्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सारी चीज़ें किसके एग्जांपल हैं, तो ये फर्टिलाइज़र के एग्जांपल हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है। ओके। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ओके। तो इसको आप समझ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस हो सकता है, किन बातों को लेके इनमें डाइवर्सिटी पाया गया है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके। द मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस को आप समझ ही रहे हैं, और जो आपका फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड होता है। तो आइए समझते हैं। मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंस, दे आर formed from dead decaying organic matter and animal waste like cow dung, plants, etc. Otherwise, fertilizers are salt or inorganic compound. They are produced in factories from chemicals. Okay, क्योंकि ये man made होता है। Second, manure contains all essential nutrients required for plant but in small amount. स्मॉल होता है, बट यही चीज़ जो इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होता है फर्टिलाइज़र में क्या होता है, ये रिच होता है। ओके। तो दे आर रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यही जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दे आर वेरी स्लो एक्टिंग ऑन सोइल।
अब ये जो प्रोसेस होता है मीन्स जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है इसको जो ये मिट्टी के साथ क्या होता है थोड़ा सा टाइम लेता है उसमें मिक्सअप होने में, उसके बाद ये अब्जॉर्ब धीरे धीरे होता है, प्लांट्स भी इसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। बाकी जो फर्टिलाइज़र्स होता है दे आर क्विक इन एक्शन, मतलब ये एट वंस क्या होते हैं सॉइल वाटर में क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड आल्सो इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। ओके, दे डू नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते। अभी यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जैसे ही आप अपने खेतों में क्या कर रहे हो नेचुरल फर्टिलाइज़र स्प्रिंकल कर रहे हो, तो वो जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है, मीन्स हार्मफुल है ही नहीं। बट जो आपका फर्टिलाइज़र है ये आपके लिए क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब दूसरी चीज़ हम समझ लेते हैं कि जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है ये हमारे फील्ड को क्या कर रहे हैं फर्टाइल बना रहा है, फर्टिलिटी मेंटेन रख रहा है। बाकी जो हमारा ये फर्टिलाइज़र है ये हमारे फील्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, मीन्स उसको फर्टाइल नहीं कर रहा है। धीरे धीरे अगर हम ऐसे ही फर्टाइल यूज करते चले जाएं तो हमारे उस खेत की क्या हो सकती है फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैन्योर्स आर नॉट एब्जॉर्ब क्विकली बाय द प्लांट्स एज दे आर इजली सॉल्युबल, क्योंकि ये इजली क्या होते हैं सॉल्युबल नहीं है, घुल नहीं मिल नहीं पाते हैं। बाकी जो आपका फर्टिलाइज़र है ये इजली सॉल्युबल है जिस वजह से प्लांट्स इसको क्या करते हैं इजली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ गया। नेक्स्ट, दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक, दीज आर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक, ऐसा क्यों है क्योंकि ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है इसमें एनपीके, एनपीके मीन्स नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये आपका स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है जो आपके नेचुरल फर्टिलाइज़र में ये नेचुरल मैन्योर में नहीं पाया जाता, मीन्स मैन्योर में नहीं पाया जाता, बाकी ये फर्टिलाइज़र में पाया जाता है। इसलिए आपका जो फर्टिलाइज़र है ये न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक है और मैन्योर आपका क्या है नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मैन्योर्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, मैन्योर जो होता है ये लार्ज अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट जो फर्टिलाइज़र होता है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड किया जाता है। जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि आप देखते हो कि जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है ये बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े अमाउंट पे खेतों में छिड़क, लेकिन जो आपका फर्टिलाइज़र होता है ये थोड़े से में ही हम क्या करते हैं इसको लार्ज एरिया में छिड़क देते हैं, क्योंकि ये इसकी जो फर्टिलिटी मतलब स्पेसिफिक जो पावर है मीन्स जो एनपीके फर्टिलाइज़र में पाया जाता है और नेचुरल फर्टिलाइज़र में नहीं पाया जाता। इस वजह से जो मैन्योर है मैन्योर की रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट पे होती है और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट कम में भी हो सकती है। नेक्स्ट, अब ये जो मैन्योर है मैन्योर दीज आर कन्वीनियंट टू स्टोर ट्रांसपोर्ट और अप्लाई, आप इस मैन्योर को क्या कर सकते हो ईजिली स्टोर कर सकते हो, क्योंकि आप अपने घरों में ऐसा करते हो आप बाहर, उसको बाद इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ही देखते हैं कि देट कैन बी कन्वेंटली ट्रांसपोर्टेड सप्लाइड एंड स्टोर, ये भी ऐसा होता है। ओके, तो दे टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट एंड रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर देयर प्रिपरेशन। अब इसमें जो मैन्योर होता है इसको प्रिपरेशन के लिए एक बहुत लंबा टाइम चाहिए। ओके, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी ये टाइम लेता है। ओके, बाकी जो आपका फर्टिलाइज़र है दे शो इमीडिएट रिजल्ट, ये तुरंत क्या करता है अपना रिजल्ट शो करता है एंड टेक लेस टाइम इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, और इसको बनाने में क्या होता है बहुत कम समय लगता है क्योंकि इसको ये मैन मेड है और ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटीज दे डू नॉट हार्म द प्लांट। अब यदि आप इस नेचुरल
मैन्योर को क्या करोगे, यदि इसकी क्वांटिटी एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये उतना आपके लिए डेंजरस नहीं है। बाकी जो आपकी फर्टिलाइज़र है, इसकी अगर आपने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा दिया और ज़्यादा हो गया, तो ये उस प्लांट्स को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। सो इसी बेस पे हम ये बात बोल सकते हैं कि मैन्योर्स आर नॉट डेंजरस फॉर अस, बट फर्टिलाइजर्स आर वेरी डेंजरस फॉर अस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें, तो मैं आज के क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको सारी बातें बताऊँगा। ओके, थैंक यू।